लो जी, तो आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी लग गई जॉब। आपकी जो जॉब लगी वो लगी है वन प्लस की कंपनी में, और वहां का मैनेजर अब आपके पास आता है और बोलता है कि जरा हमारा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। और क्या है उनकी प्रॉब्लम, जरा सुनना। उन्होंने फेब में किया था वन प्लस सेवन लॉन्च, और उस तब उन्होंने जो लॉन्च किया उसका कॉस्ट था 1000 करोड़, ठीक है जी। अब हुआ ये कि उसमें से आधा तो सोल्ड हो गया, बट अभी भी उनके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा है, 500 CR का स्टॉक का गुड्स पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसका एनआरवी अभी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वन प्लस एट लॉन्च हुआ था, वो हुआ था मार्च में। अब जैसे वन प्लस एट लॉन्च हुआ ये कि उसकी जो वन प्लस सेवन थी उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, और प्राइस ऊपर नीचे चल रही थी। देन फाइनली अप्रैल में ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि अप्रैल में सारा गुड सोल्ड हो गया या हो रहा है। अब उसका जो प्राइस है वो आ रहा है 300 CR वन प्लस सेवन का। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए मैं क्या करूं, जो वन प्लस सेवन का स्टॉक है मेरे पास 31 मार्च को, उसको मैं कितने पे दिखाऊं, कॉस्ट पे दिखाऊं 500, या फिर जो अप्रैल में उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है या सेल हुआ है दैट इज 300 करोड़, वो दिखाओ। क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए नहीं है, तो आपको बताना है क्या करना है यहाँ पे। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू सी हब क्लासेस गाइस। माय नेम इज जुझार सिंह, एंड आज जो हम बात करेंगे वो करने वाले हैं सीए फाइनल के एफआर की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपका सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सब्जेक्ट, उसकी हम बात करने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर इंडेस 10। कौन सा है आपका? इंडेस 10। अब सर उसमें क्या है, तो दैट इज द इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक सुना आपने, कौन सा है? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। आपको पता होगा, आपने बचपन में नहीं सीए इंटर आईपीसीसी में पढ़ा होगा AS4। कौन सा पढ़ा होगा? AS4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। क्या था उसमें? सर उसमें था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ओके, या रिपोर्टिंग डेट था। तो उसमें क्या था सर, तो उसमें ऐसा था कि कुछ इवेंट्स होते हैं आपके जो रिपोर्टिंग डेट के बाद में होते हैं। बस वैसा ही आपका यहाँ पे भी है। अगर किसी को याद नहीं है सीए इंटर आईपीसीसी का, सर बहुत टाइम हो चुका है, मुझे अभी उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो डोंट वरी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट से समझेंगे। कैसे समझेंगे? स्टार्ट से समझेंगे। तो एक तो आपको सिलेबस में ऑब्वियसली है, तो इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, खासकर अभी के सिचुएशन में। क्यों? कि आपको पता है अभी कोविड 19 चल रहा है, बराबर। तो हर किसी, बहुत सारी कंपनी गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट हो सकते हैं, या क्या हमको उसकी वजह से, जो कोविड 19 की वजह से जो अफेक्ट हो रहा है अपना बिजनेस में, क्या उसको मुझे कंसीडर करना चाहिए? क्या 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मुझे उसका इफेक्ट कोविड 19 का जो मेरे बिजनेस में हो रहा है, क्या मुझे उसको देने का है या नहीं? तो ये चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम देखने जा रहे हैं आपका इंडेक्स 10, दैट इज इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ड इज योर इवेंट्स एंड सेकंड इज योर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अब रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है बेटा, तो जब भी तेरा बैलेंस शीट बनता है तो रिपोर्ट होता है दैट इज 31 मार्च, ठीक है, नॉर्मली मानते हैं। तो वो तेरा क्या होगा? रिपोर्टिंग डेट। और उसके बाद के पीरियड, आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में तेरा कुछ इवेंट मतलब कुछ भी होना, कुछ हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है डेफिनेशन में, तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट मतलब क्या? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है, बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो यहाँ पे बेटा इवेंट्स का मतलब दोनों हो सकता है तेरा, जरूरी नहीं कि फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। तो दोनों होंगे, फेवरेबल हुआ तो भी वो अपना इवेंट्स है, और अनफेवरेबल हुआ तो भी अपने लिए क्या है? वो इवेंट्स है। ओके। अब कुछ लोगों के दिमाग में अगर आता है कि सर फेवरेबल में हमने एक पढ़ा था कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को बुक नहीं करते, ऐसा ऐसा, तो उसको साइड में रखिए, क्योंकि ये इंडेस अपने आप में एक अलग से इंडेस है, तो ये अलग से आपको बताएगा, ठीक है, कैसे क्या करने का है। जो प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट सरकार जो है आपका, उसको साइड में रखिए, ठीक है जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट। अब ये देखिए ये क्या बोलता है कि जो आपका इवेंट्स हुआ है वो कब हुआ है? बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड, ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं, बाकी बाद में हम पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं कि जो आपका इवेंट्स हुआ है वो कब हुआ है। तो फर्स्ट ये हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। कब हुआ आपका? आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। तो समझिए रिपोर्टिंग डेट से पहले हुआ होगा तो आपको कंसिडर उसको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपोर्टिंग डेट के बाद में हुआ है, बट
बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अभी तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अप्रूवल होना बाकी है। तो क्या मैं उसको देखूं कि नहीं देखूं, क्या मैं उसका एडजस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, ये क्वेश्चन अपने साथ में सामने है। तो अब देखिए, अब हमको कुछ वर्डिंग समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने रिपोर्टिंग पीरियड तो समझ लिया कि जब आपकी बैलेंस शीट बनती है, प्रिपेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग डेट। अब सुनिए आगे क्या सुनेंगे हम कि सर ये जो आपने वर्ड यूज किया अप्रूवल, ये कैसे होता है। तो अपने लॉ में तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सर अप्रूवल मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करता है। कौन करता है, नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ कंपनी। तो नॉर्मली कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे आपका अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल किया नहीं है, ठीक है। तो हमको इंडिया में देखने का है, तो अप्रूवल अभी तक हुआ नहीं है, किस केस में, कंपनी के केस में। ओके सर, शेयर होल्डर भी करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल देना बाकी है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सेकंड, एंड बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटिटी। सर अगर मेरी कंपनी नहीं है, मीन्स मेरे पास ट्रस्ट है या फिर सर मेरे पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में क्या, क्योंकि मेरे पास तो बीओडी तो है ही नहीं, उस केस में क्या देखूंगा, मैंने बोला उस केस में आपको देखना है जो भी करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी होगी जो अप्रूवल देती है ना, उनको देखना है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में आपने क्या किया होगा, एक पार्टनर को ऑथराइज किया होगा तो उसका साइन होना चाहिए। ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होते हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वर्ड बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ एनी अदर एंटिटी। द वर्ड करस्पॉन्डिंग one can constitute that it is the body which the authorized to manage the entity on behalf of all member। तो ये कौन है, वो आपका ऑथराइजेशन है जो आपके सारे मेंबर के बिहाफ पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है जी। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और कभी कभी कैसे होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है, सुपरवाइजरी बोर्ड होती है, उनसे भी बड़ी बोर्ड होती है, कुछ कंपनी में होती है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है कि सुपरवाइजरी बोर्ड होता है, तो उनको रिपोर्ट इश्यू करना पड़ता है। उस केस में क्या, तो वो देखिए, इन इफ इन सम केस द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अ सुपरवाइजरी बोर्ड, in such case the financial statement are approved for the issue when the management approves them for the issue to the supervisory board। तो जिस दिन आपने सुपरवाइजरी बोर्ड को इश्यू किया ना, उस दिन को हम डेट ऑफ अप्रूवल कंसीडर करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी आप डेट लेंगे, क्योंकि उसके बाद को तो हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी इवेंट देखेंगे वो कब देखेंगे, 31 मार्च के बाद, यानी अब अपना रिपोर्टिंग डेट के बाद से लेकर अप्रूवल की डेट तक का। ओके तो एक क्राइटेरिया हो गया अपने लिए कि इसके अंदर के इवेंट्स को अपने को क्या करने का है, देखने का है। चलिए जी, तो आई होप यहां तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा सुनना सर ये क्यों जरूरी है, तो आप लॉजिकली सोचिए थोड़ा बिजनेस में। देखिए अभी तक आपका अप्रूवल हुआ नहीं है और आपके पास 31 मार्च की बैलेंस शीट पड़ी है, ठीक है। अब जरा ये मुझे बताइए कि आप बैलेंस शीट तो पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, यस सर 31 मार्च को नॉर्मली बनती है, तो क्या रात को 12 बजे ठीक 31 मार्च को क्या अपने सामने एकदम बैलेंस शीट बनकर रेडी होती है क्या, एकदम 31 मार्च हुआ और बैलेंस शीट बनकर रेडी हो गई जैसे हम लिखते हैं एज ऑन डेट। नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है, बैलेंस शीट बनने में टाइम लगता है और ऑब्वियसली ऑडिट भी होती है। तो अब इंडिया में कैसा होता है पता है, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया में खासकर, जी दिल पे मत लीजिएगा, पर नॉर्मल सेंस है ये अपना, कि इंडिया में ना 31 मार्च तक तो बहुत सारा काम होता ही नहीं है, ठीक है। जो अकाउंटेंट होगा ना वहां पे, वो पॉसिबली अप्रैल या मई के एंड बीच तक, मिड तक वो काम अपना कंप्लीट करता है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर ऑडिटर आएगा, नहीं नहीं, ऑडिटर से पहले कौन आएगा, आर्टिकल आएंगे जो आप लोग है, ठीक है। तो आप जाओगे वहां पे, चाय पानी नाश्ता वास्ता करोगे और टाइम पास थोड़ा करोगे, फिर थोड़ा बहुत काम भी करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें से कुछ ढूंढोगे भी, कुछ निकालोगे भी, फिर आप वो चीज अपने बॉस के पास लेके जाओगे जो चार्टर्ड होगा, फिर वो आएगा, फिर वो भी जो भी करना है डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, रिपोर्ट करना है करना ही करना है, वो सब देखेगा। अब तो क्या ये सब काम 31 मार्च तक हो जाएगा, नहीं सर, इसमें होने में काफी टाइम लगता है। नॉर्मली तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को भी पता है कि इंडिया वाले ज्यादा टाइम लेते हैं, इसके लिए वो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा देते हैं, पता है ना आपको। 30 सितंबर तक अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है वो फाइल करने का डेट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो वाला। तो अभी देखिए गवर्नमेंट को भी पता है कि 12 महीने काम करने में 6 मंथ एक्स्ट्रा चाहिए इनको, ठीक है। अब हो सकता है आप पहले करते, बड़ी बड़ी कंपनियां करती भी है कि पॉसिबली मई या जून तक उनका अपलोड भी हो जाता है। तो देखिए जिस दिन आपने अपलोड किया, ठीक है, अप्रूवल दिया, अप्रूवल मतलब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अप्रूवल की, जिस दिन आपने अप्रूवल दिया वो डेट तक के सारे चीज अपने को क्या करने का है, कंसीडर करने का है।
तो अब देखिए आपके पास टाइम पीरियड हो गया, जैसे 31 मार्च के बाद से लेकर अप्रूवल तक के बीच तक, अप्रूवल से पहले के टाइम पीरियड में कुछ हो गया, ठीक है, और आपको पता चला, जैसे मान लो कोई फ्रॉड हो गया, सपोज करो कोई फ्रॉड हो गया था और आपको बाद में पता चला, कब 31 मार्च को नहीं, बीच में अप्रैल में पता चला कि ये फ्रॉड हो गया है, तो दिल पे हाथ रख के बताइए क्या हमको उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च के है उसको सही नहीं करना चाहिए? ये कुछ ऐसा है कि बेटा आप एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है, आप सीए फाइनल का पेपर लिख रहे हो और आपको पता नहीं था तो आपने कुछ गलत लिख दिया स्टार्टिंग में, ठीक है, या आप किसी पास वाले से देख लिया उसका आंसर ये था, ये आपने लिख दिया और लिखते लिखते आपका खत्म हो गया, अभी तक सामने वाला जो चेकर है उसने आपकी नोट आंसर शीट ली नहीं है, आपके हाथ में ही है, ठीक है, और आपका पेपर हो चुका है, आप बैठे हो ऐसे ही, आप अभी तक क्या कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो और आपको क्लिक हो गया फट से, अरे इसका आंसर तो ये था, तो कसम खा के बताओ क्या तुम उसको सही नहीं करोगे? क्या करोगे ना? बिल्कुल। तो बेटा वही तो है ये, उसमें भी क्या है कि मतलब अभी तक अपना अप्रूवल हुआ नहीं है, मतलब अभी तक सामने वाले चेकर ने अपनी आंसर शीट ली नहीं है, ठीक है, तो जो इंस्पेक्शन करने आया उसने आंसर शीट अपनी ली नहीं है, तो अभी भी अपने को पता याद आ गया, तो क्या हम उसको सही नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना, बट एक बार आंसर शीट ले ली उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना, बिल्कुल, एक बार अप्रूवल हो गया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, बट अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, तो जैसे आप लोग करते हो ना बेटा, वैसे ही कंपनी को भी तो करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बस वही चीज है यहाँ पे। तो अब जरा सुनना, आगे चलते हैं कि यहाँ पे हमने डेट देख लिया, कौन सी डेट होगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये डेट वाली चीज, तो यहाँ पे डेट है सर, रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च जो मान रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद से लेकर जो भी अप्रूवल का डेट होगा उसके पहले तक, यानी अप्रूवल की दिन तक की सारी चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। ओके सर, अब सर ये बताइए कि यहाँ पे इवेंट्स आपने बताए थे, इवेंट्स, अब ये इवेंट्स मतलब कौन से इवेंट्स लेने के कंपनी को कंसिडर करने का है? सर फेवरेबल, यानी अपने जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए वो, या अनफेवरेबल? तो सर इवेंट्स कौन से कंसिडर करने के, फेवरेबल या अनफेवरेबल? तो मैं बेटा बोल रहा हूं दोनों, ये भी कंसिडर करो और ये भी करो, दोनों करने के, फेवरेबल भी करने का है और अनफेवरेबल भी यहाँ पे करने का है, मतलब हो सकता है उससे कंपनी को फायदा हो रहा है तो भी करने का है, नुकसान हो रहा है तो भी करने का, दोनों इवेंट्स को कंसिडर आपको यहाँ पे करने का है। तो दो इवेंट्स होते हैं सर, फेवरेबल होता है और अनफेवरेबल होता है, तो दोनों कंसिडर करने का है। अब आगे चलते हैं, ये जो इवेंट्स है जो फेवरेबल अनफेवरेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इवेंट्स टू टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एडजस्टिंग इवेंट्स, सेकंड वन इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब देखो कितनी अच्छी बात है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 31 मार्च से लेकर, यानी कि रिपोर्टिंग डेट से लेकर, बाद रिपोर्टिंग डेट के बाद से लेकर अप्रूवल तक के सारे इवेंट्स कंसिडर करने हैं। तो अब आप बताओगे सर, तो ऐसे तो बहुत बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, 31 मार्च के बाद सेल भी होता है, परचेज भी होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं और दूसरी चीजें भी होती है, तो क्या हम सारे के सारे इवेंट्स को तो उस 31 मार्च जिसका अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें कंसिडर करेंगे? तो मैंने बोला नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे इवेंट्स को दो पार्ट में बांटा, द फर्स्ट वन इज योर एडजस्टिंग इवेंट, द सेकंड वन इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। यहाँ पे एडजस्टिंग इवेंट कौन से होंगे कि बेटा जिनको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करने का है, यानी वहां पे वो उसको इनकम एक्सपेंस असेट लायबिलिटीज जो भी है उसको बुक करेंगे, और नॉन एडजस्टिंग जो है ना उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है। तो ये दो तरह के इवेंट्स हो गए, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अब सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या ये कौन सा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो मैंने बोला रुको 2 मिनट रुको, एडजस्टिंग इवेंट की पहले बात करते हैं। अब कौन से होंगे आपके एडजस्टिंग इवेंट, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दो चीज आप ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, 31 मार्च को रिपोर्टिंग डेट को एडजस्टिंग इवेंट उन इवेंट को बोलेंगे जो 31 मार्च यानी रिपोर्टिंग डेट को आपके पास कुछ कंडीशन अवेलेबल था उसके लिए। क्या था? कुछ कंडीशन एग्जिस्ट करता था, ठीक है, मतलब आपको ऐसा कुछ तो था आपके पास, तो पता चल रहा कि ऐसा होने वाला है, तो कुछ कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता था कभी 31 मार्च को, और बाद में जो इवेंट्स हुआ वो हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद और अप्रूवल से पहले, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है। अब डेफिनेशन में पढ़ते कैसे होता है, event that gives further evidence of condition situation that existed at the balance sheet date, ओके, यानी उस जो आपका फर्दर इवेंट्स, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट टू अप्रूवल डेट के बीच में,
जो आपका एग्जिस्ट था, कभी था 31 मार्च को, बैलेंस शीट डेट को क्या था, वो एग्जिस्ट था, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट। द सेकंड वन इज योर नॉन एडजस्टिंग, जिसका कोई कंडीशन या सिचुएशन आपका एग्जिस्ट नहीं था 31 मार्च को, बट इवेंट हुआ आपका कभी 30 रिपोर्टिंग डेट के बाद और अप्रूवल से पहले। तो देखिए, इवेंट्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ सिचुएशन विच अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के सब्सिक्वेंट यानी बाद में वो इवेंट्स हुआ है और कोई भी यहाँ पे कंडीशन या ऐसा एविडेंस अपने पास नहीं था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो टू टाइप्स ऑफ इवेंट, फर्स्ट वन इज योर एडजस्टिंग, सेकंड वन इज योर नॉन एडजस्टिंग। अब चलते हैं आगे। अब करना क्या है सर, वो बताइए। हमको समझ में आ गया कि एडजस्टिंग होता तो ये करने का है, नॉन एडजस्टिंग होता तो ये करने का है, बट बुक्स में कैसे क्या करने का है वो बता दीजिए। तो मैंने बोला देखो, यहाँ पे अगर दो चीजें, या तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। बेटा अप्रूवल हो चुका है, ये बताओ, आंसर शीट आपका वो इंस्पेक्शन करने वाला लेके जा चुका है, तुम कुछ कर सकते हो, नहीं कुछ नहीं कर सकते सर। तो बस अगर आपको कोई इवेंट हुआ है और वो हुआ आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल, तो आपको कुछ नहीं करने का है, वो आपके करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में देखा जाएगा, ठीक है। मतलब बात नहीं याद आया तो वो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर हो सकता है, अगर फेल हुए तो बस, तो वैसा ही है। बट अगर अभी तक अपना अप्रूवल नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इंस्पेक्शन करने वाले ने अपनी आंसर शीट नहीं ली है, तो क्या, तो मैंने बोला दो तरह का इवेंट था, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। तो देखो, अगर एडजस्टिंग होगा तो हमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा उसका, एडजस्टमेंट। तो ये हो गया, देखो, एक्चुअल एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है जी। अगर बेटा नॉन एडजस्टिंग है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करने का है, कुछ भी एडजस्टमेंट आपको नहीं करने का है। जस्ट अगर वो आइटम मटेरियल है तो उसका कर लो डिस्क्लोज, इसमें नोट्स टू अकाउंट में। याद रखना, अगर नॉन एडजस्टिंग है और मटेरियल है, क्या है, मटेरियल है, तो आपको कहां पे दिखाना पड़ेगा उसको, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आप उसको नोट्स टू अकाउंट में दिखा दीजिए। तो ये था आपका ट्रीटमेंट कैसे उसको करने का है। ओके, मतलब अपने अकाउंटिंग समझ ली उससे कैसे करने का है, और सेकंड थिंग इज योर डिस्क्लोजर, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब दो स्पेशल केस है इसके जो हमको देखने के, स्पेशल केस बोलूं या एक्सेप्शन बोलूं, तो वो हमको देखने के। हालांकि वो है तो कौन से, नॉन एडजस्टिंग, फिर भी हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये दो केस कौन से है वो जरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि सर कौन से नॉन एडजस्टिंग होते हैं, कौन से एडजस्टिंग होते हैं। आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपकी लग गई जॉब, आपकी जो जॉब लगी वो लगी है वन प्लस की कंपनी में, और वहां का मैनेजर अब आपके पास आता है और बोलता है कि जरा हमारा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिए। और क्या है उनकी प्रॉब्लम, जरा सुनना। उन्होंने फेब में किया था वन प्लस 7 लॉन्च, और उस तब उन्होंने जो लॉन्च किया उसका कॉस्ट था 1000 करोड़, ठीक है जी। अब हुआ ये कि उसमें से आधा तो सोल्ड हो गया, बट अभी भी उनके पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा है, 500 सीआर का स्टॉक का गुड्स पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसका एनआरवी अभी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वन प्लस 8 लॉन्च हुआ था, वो हुआ था मार्च में। अब जैसे वन प्लस 8 लॉन्च हुआ ये कि उसकी जो वन प्लस 7 थी उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई और प्राइस ऊपर नीचे चल रही थी। देन फाइनली अप्रैल में ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि अप्रैल में सारा गुड सोल्ड हो गया या हो रहा है। अब उसका जो प्राइस है वो आ रहा है 300 सीआर वन प्लस 7 का। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए मैं क्या करूं, जो वन प्लस 7 का स्टॉक है मेरे पास 31 मार्च को, उसको मैं कितने पे दिखाऊं, कॉस्ट पे दिखाऊं 500, या फिर जो अप्रैल में उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है या सेल हुआ है दैट इज 300 करोड़, वो दिखाओ। क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए नहीं है, तो आपको बताना है क्या करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। कौन सा हो जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज कि यहाँ पे जब 31 मार्च को उन्होंने बैलेंस शीट वैल्यू की थी, जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया था, तब हुआ क्या था कि उनका जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका चाहिए था एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पर ऑब्वियसली उस टाइम पे मार्केट में वन प्लस 8 आ गया था, तो वो अपने एनआरवी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। एक तरह से वो एस्टिमेट बेस पे उन्होंने तब लिया होगा, बट अभी तक ऑब्वियसली अप्रूवल तो हुआ नहीं है, तो क्यों फिर वो रॉन्ग लेंगे। अगर अप्रूवल हुआ नहीं है, अभी तक बैलेंस शीट बनकर रेडी हुई नहीं है, प्रिंट आउट निकला नहीं है, तो फिर जो राइट है वही लो ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो वन प्लस कंपनी है, आप उसको बोल सकते हो कि भैया जी एक काम करो, नॉर्मली रूल होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे अभी कॉस्ट से कम पे सेल होने वाला है, कॉस्ट से कम पे सेल होने वाला है, इसके लिए आपको क्या करने का है, 300 लेने का है। अगर सपोज करो यहाँ पे यही एनआरवी 600-700 करोड़ होती तो कोई टेंशन था ही नहीं, तो अपन कॉस्ट ही लेते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनआरवी जो है आपका
क्या एनआरवी जो है दैट इज लेस देन कॉस्ट, उस केस में आपको एनआरवी कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 300 करोड़। तो आप उसको बोलोगे कि आप जो भी अभी अपना वैल्यूएशन करने वाले हो वो कितने पे करना है, 300 करोड़ पे करना है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट जो हमने देखा कि अगर आपके मान लो स्टॉक का वैल्यू एनआरवी पे लिया गया है और उसके बाद उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी एनआरवी पता चलती है, तो जो सेल होने वाला प्राइस है वही हमको कंसिडर यहाँ पे करने का है, क्यों हम दूसरा करेंगे, बराबर कि नहीं। चलिए जी आगे देखते हैं। अब मान लो जी हुआ क्या, एक और केस देखिए कि अपनी कंपनी का एक डेटर्स था मिस्टर गोलो। कौन था, मिस्टर गोलो। उसकी एक थी प्यारी सी गर्लफ्रेंड। क्या थे उसकी, एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड जिसका नाम था मुन्नी। क्या नाम था उसका, मुन्नी। तो मिस्टर गोलू इज इन लव विथ मिस्टर मुन्नी। ओके, तब हुआ क्या था, मिस्टर गोलू था अपना डेटर्स था, ठीक है, अपनी जो कंपनी थी उसका क्या था, ये डेटर्स था। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अपनी कंपनी का डिटेल्स है मिस्टर गोलू, उससे गर्लफ्रेंड है मिस्टर मुन्नी। और हुआ क्या कि 1 फेब 2020 को, कभी 1 फेब 2020 को हमको पता चला कि मिस मुन्नी ने मिस्टर गोलू को दे दिया धोखा और उसके सारे पैसे लेकर वो गई भाग। अब जरा सुनना, प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर गोलू ने हमको तो कुछ बोला नहीं, बट हमको बाय मीडिया या कहीं से पता चल गया कि अपना जो पैसा है वो अब डूबने के क्या है, चांसेस है। क्यों, कि मिस्टर गोलू हो चुका है कंगाल, अब उसके पास कुछ पैसे है नहीं, तो जो मुन्नी है वो लेके पैसे भाग गई, अब क्या करे। तो हमको ऐसे भी डाउट था कभी, तो जब हम 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाए तो हमको डाउट था, बट मिस्टर गोलू ने कंफर्म तो किया नहीं था कि भाई नहीं दूंगा। अब हुआ क्या कि 1 मई 2020 को, 1 मई 2020 को मिस्टर गोलू हो गया बेड डेप्स। क्या हो गया, बेड डेप्स। अभी तक अपना अप्रूवल हुआ नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अब क्या करेंगे इसको, तो देखिए क्या 31 मार्च को कुछ कंडीशन था ऐसा कि हमको लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। यस सर, 31 मार्च को हमको कुछ आइडिया था कि भाई मिस्टर गोलू की गर्लफ्रेंड पैसे लेकर भागी है, तो उसके पैसे आने के चांसेस क्या है, कम है, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चल रहा है, ये हमको इश्यू पता था। अब अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है, अप्रूवल होगा मान लो 30 मई 2020 को अप्रूवल होगा। तो ये देखिए अप्रूवल से पहले हुआ इवेंट। कंडीशन क्या 31 मार्च को थी अपने पास, यस सर। इवेंट कब हुआ सर, 1 मई को, दैट इज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल। तो आप इसको क्या एडजस्टिंग बोलेंगे, यस सर, बिल्कुल इसको एडजस्टिंग बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास 31 मार्च को कंडीशन था और ये इवेंट हुआ है, तो हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे बॉस, अब रियल लाइफ में भी हुआ था कि विजय माल्या जो थे अपने, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारे लोगों के पैसे ले रखे थे और वो छोड़ के भाग गए। अब 31 मार्च तक तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, और बाद में पता चला कि अब पैसे आने से रहे, तो फिर हम उसको अभी तक अपना अप्रूवल हुआ नहीं है, तो हम उसको एडजस्टिंग के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एक हो गया। और देखिए और क्या हो सकता है हम, अब मेरा क्या एक कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है। अब 31 मार्च तो वो कंटीजेंट था, मतलब मेरे फेवर में भी आ सकता है, मेरे अनफेवर भी आ जा सकता है। अब 1 मई को वो कंफर्म हो गया कि मेरे फेवर में आ गया, मतलब मुझे पैसा मिलने वाला है। अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है, तो वो कंफर्म हो गया, अपन केस जीत गए, अपने पास पैसा आने वाला है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट। क्यों, क्योंकि अपना ऑब्वियसली 31 मार्च को अपने पास कंडीशन था, चाहे वो कंटीजेंट होगा कोई इशू नहीं है, अपने पास कंडीशन था, सिचुएशन था, तो हम बोलेंगे एडजस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो फेवरेबल हो, सब नहीं लेना चाहिए सर, ऐसा नहीं होता है, हो चुका है ना, तो अब इसलिए आएगा। और इसी तरह हो सकता है हम केस हार गए, 31 मार्च तक कंटीजेंट था, उसके बाद केस हार गए, उस केस में भी ये सेम चीज होगी। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज योर सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट दैट कंफर्म द एंटिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट रिपोर्टिंग डेट। तो देखिए यहाँ पे एंटिटी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो थी, कब थी, रिपोर्टिंग डेट को, ठीक है, मतलब कंटीजेंट तो था यहाँ पे, और बाद में वो क्या हो गया, कंफर्म हो गया है। इस केस में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, जो अभी एग्जांपल अपने लिया। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर्स दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। तो देखो ऐसा हो गया कि मेरा कैशियर था, ठीक है, वो 1 जैन को कैश उसने चोरी कर लिया और निकल गया। अब हम कंपनी को मालूम नहीं है अभी तक, ठीक है। 31 मार्च आई,
कैश काउंट हुआ नहीं, उन्होंने माना जो बुक में दे रखा है वो बराबर है, हो गया। 1 मई को ऑडिट हुई, तब पता चला कि भैया कैश तो गड़बड़ है। फिर पता चला कि जो 1 जैन को कैशियर था वो पैसे लेके भाग गया। अब यहाँ पे बताइए, अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है बट फ्रॉड पकड़ में आ गया। क्या वो फ्रॉड 31 मार्च को था? यस सर, 31 मार्च को फ्रॉड था ही ना, पैसे तो थे ही नहीं अपने पास। तो ये फ्रॉड हुआ है, एरर हुआ है, तो उसको हमको रेक्टिफाई करना चाहिए। ओके, तो ऐसा कुछ हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, मतलब एडजस्टिंग इवेंट होगा ये वाला अपना। आगे देखिए थर्ड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर बोनस payable after reporting date if the entity had an obligation to make such payment at reporting date। अब जरा सुनना, मेरी कंपनी के मजदूर लोगों ने हड़ताल कर ली, स्ट्राइक कर ली। अब मैंने उनको बोला ठीक है आपको बोनस मिलेगा। ये कब बोला? 31 मार्च को बोला। कितना दूंगा अभी तक वो कंफर्म नहीं है। तो बोनस पेबल तो है बट कितना है वो पता नहीं है। तो 31 मार्च तक मैंने बोल दिया, ऑब्लिगेशन ले ली कि भाई मैं इसको पे कर लूंगा। अब 1 मई को मुझे पता चला कि सब हिसाब किताब हमने नेगोशिएशन करके पता चला कि 200 करोड़ का बोनस देने का है। ठीक है, कब पता चला? 1 मई को। अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है, तो उस केस में 200 करोड़ जो मैं 1 मई को पे कर रहा हूं, तो उसका भी मैं एडजस्टमेंट 31 मार्च को करूंगा एज अ बोनस पेबल करे। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। आगे देखिए, ये कस्टमर का बैड डेब्ट्स की बात तो मैंने आपको ऑलरेडी की है कि ये जो गोलू था उसकी ये गर्लफ्रेंड थी मुन्नी, वो भाग गई, तो उसके चक्कर में जो था, तो ये हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। तो ये जो है ये कुछ एग्जांपल है एडजस्टिंग इवेंट की। तो अब आपको पता करना है सर एडजस्टिंग कौन सा होगा, तो बड़ी सिंपल है। अगर कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ एरर हुआ है, तो वो एडजस्टिंग होगा ही होगा, उसको सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो 31 मार्च को होगा ही। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि रिपोर्टिंग डेट पे कुछ ऐसा फ्रॉड या एरर था, तो हमको उसको सही करने का ऑलवेज द एडजस्टिंग इवेंट। सेकंड थिंग, कि अगर कोई डेटर्स है ऐसा मेरा जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में चल रहा है, ओके, तो या फिर मैंने उसका मान लो पहले से प्रोविजन बना रखा है क्योंकि मुझे डाउट था और बाद में बैड डेब्ट्स हो गया, दैट्स आल्सो एडजस्टिंग इवेंट। थर्ड, कि सर मेरी कोई लायबिलिटी थी जो कंटीजेंट थी और बाद में वो कंफर्म हो गई, तो उसका भी होगा। ओके, तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल है जिसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कुछ ऐसे इवेंट्स है जो नॉन एडजस्टिंग है। देखिए, नॉर्मल वे में तो ऐसा है कि जो 31 मार्च को कुछ कंडीशन था ही नहीं, सिचुएशन था ही नहीं, तो क्या होगा? वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखिए, अ मेजर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज और डिस्पोजिंग ऑफ मेजर सब्सिडी, तो कुछ कॉम्बिनेशन आपका एंटिटीज का है या सब्सिडी का आप डिस्पोज करने वाले हो, तो बेटा उसका कोई पता ही नहीं था अपने को 31 मार्च को, तो फिर ऑब्वियसली दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अ प्लान ऑफ डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन और मेजर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑपरेशन, तो आप कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने वाले हो, तो 31 मार्च को थोड़ी सोचा था आपने कि डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? नॉन एडजस्टिंग होगा। मेजर परचेज ऑफ असेट और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर असेट बाय फायर स्टॉर्म, तो आप कोई नहीं सोचता बेटा कि फायर लगने वाली 31 मार्च को, ओके, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा? नॉन एडजस्टिंग होगा। लेकिन मैंने बोला था 2 स्पेशल केस है, इसमें गोइंग कंसर्न वाला है, वो हम पढ़ेंगे। मेजर शेयर ट्रांजेक्शन, आपने कुछ मेजर शेयर का ट्रांजेक्शन कर लिए, तो वो ऑब्वियसली नॉन एडजस्टिंग होगा। एबनॉर्मली लार्ज चेंजेस इन असेट प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आपकी असेट थी और फॉरेन एक्सचेंज पे गेन या लॉस हो गया, बराबर है, तो हमको थोड़ी पता था 31 मार्च को इतना गेन या लॉस होने वाला है, तो फिर ऑब्वियसली दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसी तरह चेंजेस इन टैक्स रेट, टैक्स लॉस दैट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन एन ऑपरेशन फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट और कंटीजेंट लायबिलिटी, आप कोई कमिटमेंट में चले गए 31 मार्च के बाद, तो उस केस में भी दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। commencing a major litigation arising out of event that occurred solely after the reporting period, और डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट लिया, मतलब आपने आपकी कंपनी ने शेयर्स परचेज किए थे और 31 मार्च को जो उस डेट पे वैल्यू था, रेट था, उस पर आपने वैल्यू कर लिया और उसके बाद वो रेट गिर गई, तो उससे क्या मैं उसको चेंज करूंगा? नहीं बेटा, उसको नहीं करना है, क्योंकि तुमने जो वैल्यूशन किया था वो 31 मार्च के रेट के हिसाब से किया था, और आज से 10 साल के बाद भी देखेगा ना तो 31 मार्च की रेट वो तो सेम ही रहने वाली है, इसका मतलब तुमने वैल्यूशन बराबर किया था, दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इस तरह से क्या है? सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिविडेंड। तो अब आपको पता होगा प्रपोज डिविडेंड होता है, तो सर डिविडेंड एग्जिस्टिंग होगा कि नॉन एग्जिस्टिंग होगा, तो मैं बता दूं आपको, डिविडेंड जो होता है ना हमेशा नॉन एग्जिस्टिंग होगा। कौन सा होगा? नॉन एग्जिस्टिंग होगा उस साल का। क्यों? कि 31 मार्च को थोड़ी पता था बेटा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, जब हमको 31 मार्च को आइडिया नहीं था प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो डिविडेंड की बात तो अलग रही। तो उस केस में अपनी कोई लायबिलिटी नहीं थी डिविडेंड पे करने की, तो दैट्स ऑलवेज अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। तो ये दे रखा है, देख लीजिए, इफ एन एंटिटी डिक्लेयर डिविडेंड टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, the entity shall not recognize those dividend as a liability at the end of the reporting period।
If dividend are declared after the reporting period but before the financial statement are authorized for issue, the dividend are not recognized as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. Such dividend are disclosed in the notes to accounts in accordance with the IAS 1, that is presentation of financial statement. तो obviously हम notes में तो दिखाएंगे जो अपने इंडिया सबका 1 है उसके हिसाब से। बाकी क्या इसका एडजस्टमेंट होगा, क्या इसका प्रोविजन बनाऊंगा क्या? नहीं, नो नीड। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ केस में बताया था आपको, स्पेशल केस, ठीक है। इसके बाद अपन आपके आईसीआई के मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट विच अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट that indicate that fundamental accounting assumptions of going concern is no longer appropriate। तो आपको बता दूं, अगर आपका गोइंग कंसर्न चलने वाला नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस अब नहीं चलेगा, उस केस में चाहे वो इवेंट बाद में हुआ है, इसका मतलब 1 मई या 1 जून या 1 जुलाई को आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, बंद कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ, और अप्रूवल अभी तक हुआ नहीं है, तो देखिए ऑब्वियसली ये तो है तो नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि अपने को 31 मार्च को कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी अपने को इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और बता दो, जब भी गोइंग कंसर्न की बात आती है ना, तो आपको अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा रीड्राफ्ट, क्योंकि गोइंग कंसर्न चलेगा नहीं तो अभी जो भी लिक्विडेशन का आपका चलेगा, जो भी इसका एस्टिमेटेड प्राइस होगा उसके हिसाब से क्या बनेगा, आपका बैलेंस शीट बनेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस शीट रीड्राफ्ट होगा, तो इसका मतलब चाहे वो नॉन एडजस्टिंग था, फिर भी क्या बन गया, एडजस्टिंग बन गया। ओके, आगे देखिए लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। अब ये अच्छा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। ये क्या है जरा सुनना। ये भैया कंपनियां लोन लेती है, बराबर है, तो मेरी कंपनी है, उसने कहीं से लोन लिया है। अब ऐसा कि उसने कुछ कंडीशन लगाई थी कि सर आपने जो लोन लिया है उसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये रहेगा अपना। और अगर नहीं रहा तो आपको विद इन द कुछ टाइम में उसको रीपे करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, डन, कोई इश्यू अपना नहीं है। अब वैसे वो लोन 4 साल का था, तो मैं एज अ नॉन करंट उसको दिखाऊंगा। फिर हुआ क्या कि 31 मार्च तक ऐसा हुआ, 31 मार्च से पहले बिफोर 31 मार्च, कि मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज हो गया। जब डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज हो गया तो क्या हुआ, सामने वाला बैंक मेरे पास मांगने आ गया, तो मैंने बोला अभी आपको 5 महीने में पे करना है, तो बेटा वो नॉन करंट से किस में आ गया, करंट में आ गया, बराबर किस में आ गया, करंट लायबिलिटीज में आ गया। अब जरा सुनना ध्यान से, 31 मार्च के बाद 1 मई को मान लो बैंक से कुछ डील हुई मेरी, और उसने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, मेरा डेब्ट इक्विटी वापस चेंज हो गया, बराबर हो गया। और उसने क्या बोला, सर ठीक है आपका लोन जो है अभी कंटिन्यू रहेगा, मतलब आने वाले 3-4 साल तक वो कंटिन्यू रहेगा, तो हमको आप पे मत कीजिए। तो बेटा अब वापस क्या हो गया, नॉन करंट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। बट ये चीज सर 31 मार्च के बाद में हुई ना, तो नॉन एडजस्टिंग होनी चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे आपके इंडियस 10 ने स्पेशली बोला है कि अगर ऐसा केस होता है, ये स्पेशल केस है, अगर ऐसा केस होगा तो उस केस में सामने वाला बोल रहा है ना लोन नहीं दे पे करने का, और आपको पता चल गया कि भाई अभी लोन अपने को पे नहीं करना है, बाद में करना है, तो क्यों करंट में दिखाएंगे। नाउ दैट बिकम नॉन करंट लायबिलिटी आइटम। अब उस लोन को क्या दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। तो था तो ये नॉन एडजस्टिंग, फिर भी क्या हो गया, एडजस्टिंग इवेंट हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो यही दे रखा है, यहाँ पे मैंने नोट्स दे रखा है। अगर आपको नोट चाहिए तो आप एक काम करना, मुझे करना व्हाट्सएप, तो 9867414390, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे, ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए फिर, तो आपको समझ में आ गया होगा ये इंडियस। अब देखिए डिस्क्लोजर क्या चाहिए, तो मेन तो अगर एडजस्टमेंट कर रहे हो बेटा तो सीधा एडजस्टमेंट कर लो और बाद में शो कर लो कि भाई ये मैंने एडजस्टमेंट किया है। अब डेट ऑफ अप्रूवल चाहिए यहाँ पे, और डेट ऑफ अप्रूवल के बारे में हमने बात की है, अभी कुछ अपन इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। उसके बाद अगर मान लो if someone has the power to amend the financial statement after issue to disclose that fact, अगर मेरा इश्यू हो गया उसके बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई अमेंड कर सकता है, तो वो फैक्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मटेरियल नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट इफ पॉसिबल टू मेक सच एस्टिमेट। तो अगर कोई नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है और वो मटेरियल है, तो हमको उसको डिस्क्लोज भी करने का है, और कितना अमाउंट होगा वो भी डिस्क्लोज करने का है। और सपोज करो अगर वो नहीं भी कर सकते हो, तो आपको ये भी डिस्क्लोज करना है कि हम इसका इफेक्ट जो है ना वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, जैसे कोविड-19 की वजह से मान लो किसी का हो रहा है, तो अब क्या होगा कि या तो वो एस्टिमेट कर पा रहा है तो वो दिखा देगा भाई ये है। अब सपोज करो वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो फैक्ट भी अपने नोट्स में दिखाना पड़ेगा कि कोविड-19 की वजह से मेरा जो बिजनेस में जो इम्पैक्ट होगा
उसका कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा वो मैं एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब बोला है कि अगर आप एस्टिमेट करो तो द नेचर ऑफ द इवेंट ये आपको दिखाना चाहिए, एंड देन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट और स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया है इंड AS 10। अब अपने को चलना है ICI के मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन में। तो अब हम चलते हैं ICI के आपके मॉड्यूल में और वो करते उसमें जो इलस्ट्रेशन है उनको अपन देखते हैं। चलिए फिर, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैसे तो एग्जांपल दे रखे इलस्ट्रेशन है, तो हम जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट देख रहे हैं, चलो चलो ये सब तो ठीक है, ये कौन सा डेट ऑफ अप्रूवल होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं, चलो एक देख लेते हैं फिर भी। चलिए ये देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड इन इट्स मीटिंग ऑन 5th May 2011 रिव्यू एंड अप्रूव्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011। तो बेटा अप्रूवल कब हुआ है? 5th May को हुआ है, तो आगे कुछ लिखना ही नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल किया 5th May को, तो 5th May इज योर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल। तो ये हो गया। उसके बाद शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में 23 जून को किया, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, आपका जो डेट ऑफ अप्रूवल होगा कौन सा होगा? 5th May। यहाँ पे देखिए ये सुपरवाइजरी बोर्ड को इश्यू कर रहे हैं, तो इस डेट में जिस दिन सुपरवाइजरी बोर्ड को इश्यू किया ना वो डेट, तो यहाँ पे देखिए ऑन 18 May 2012 द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इश्यू टू इट्स सुपरवाइजरी बोर्ड। तो 18 मई को इश्यू किया बेटा, तो यहाँ पे डेट कौन सी होगी? 18 मई, जिसने इश्यू किया वो वाला, बाकी डेट कुछ मतलब नहीं है। अब देखिए आगे एक और यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 दे रखा है। What is the date of approval for the issue of the financial statement prepared for the reporting period from 1st April 2011 to 31st March 2012 in a situation where the following dates are available? आपको बताना है available to shareholder, इससे हमको मतलब नहीं होता। एनुअल जनरल मीटिंग का डेट, इससे भी मतलब नहीं है। फाइल विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, इससे भी मतलब नहीं है। ऊपर देखिए यहाँ दे रखा है कंप्लीटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 28 May 2012, बोर्ड रिव्यू एंड अप्रूव इट्स ऑन 19 जून 2012। तो देखिए बोर्ड ने कब अप्रूव किया? 19 जून 2012। तो बेटा जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव किया वही होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर होगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जब अप्रूवल किया, दैट इज 19 जून 2012। चलिए फिर आगे देखिए इलस्ट्रेशन 2, ABC लिमिटेड प्रिपेयर्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2011। देखो इंटरिम रिपोर्ट आपके बना रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे आप नॉर्मल करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वैसे ही। ओके, तो सेम रूल एप्लीकेबल यहाँ पे भी होने वाले। द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट वाज अप्रूव फॉर द इश्यू ऑफ द बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन जुलाई 15 2011। तो बेटा यहाँ पे भी कौन सी डेट होगी? जुलाई 15 2011। तो यहां से इससे पहले वाले जो होंगे ना उसको अपन कंसीडर करेंगे, बाकी को नहीं करना है। वेदर द इवेंट अकरिंग बिटवीन द एंड ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज इवेंट बिटवीन July 1st 2011 and 15 July 2011 that provide evidence of condition that existed at the end of the interim reporting period shall be adjusted in the interim financial period ending 30 June 2011। तो यहाँ पे देखिए आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने बोला वही बात कर रहा है। तो सेम चीज है, आपका कभी हुआ है सर? हमारा जब अप्रूवल हुआ है वहां डेट तक हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन इंस्टीट्यूट इवेंट अकरिंग बिटवीन द 1st July and 15 July that provide additional evidence condition that existed at the balance sheet date end of the interim reporting period should be adjusted in interim financial report ending 30th June 2011। ठीक है जी, तो कौन सी डेट तक बोला? जिस दिन तेरा अप्रूवल हुआ है। अप्रूवल कब हुआ है? 15 जुलाई। तो ऑब्वियसली 15 जुलाई को होगा, क्योंकि आपका क्वार्टर एंड कब हो रहा है? 30 जून को। तो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के एडजस्टमेंट को अपन देखेंगे, बाकी वालों को नहीं देखना है। तो यहाँ पे कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपके रूल एप्लीकेबल थे वही करने का है। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। The board of directors of ABC Limited approved the financial statement for the reporting period 11-12 for issue on June 15, 2012. The management of ABC Limited discovered a major fraud and decided to reopen the books of account. The financial statement was subsequently approved by the board of directors on 30 June 2012. What is the date of approval for issue as per the Ind AS 10 in the given case? अब जरा सुनना, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीओपन होते हैं, क्या होते हैं? रीओपन। तो रीओपन हो रहा है किसी भी केस में, मेन फ्रॉड के केस में, उस केस में जो लेटेस्ट डेट होगी आपकी
ठीक है, अप्रूवल वाली लेटेस्ट मतलब जो बाद वाली डेट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस केस में है आपकी 30 जून को, बाद में अप्रूवल कर रहा है 30 जून को, तो वो डेट को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द डेट ऑफ अप्रूवल in the date on which the financial statement are approved by the board of director in case of company and by the corresponding approving authority in case of any other entity for issue. In the given case there are the two dates, दो डेट है यहाँ पे, two dates of approval by board of director, दो डेट है अपने पास। The financial statement were reopened for further adjustment subsequent to initial approval. The date of approval should be taken as the date on which financial statement are finally approved by the board of director. तो बेटा यहाँ पे finally approve कब हुआ है, लास्ट डे 30 जून को। Therefore, in the given case, the date of approval for the issue as per the Ind AS 10 should be considered as 30th June 2012. तो जो लेटेस्ट डेट होगी अप्रूवल की वो वाली आपको कंसिडर करने की है। लेटेस्ट मतलब जो लास्ट वाली अभी होगी वाली, तो 30 जून को। उसके बाद ये इवेंट्स के टाइप दे रखे हैं। चलिए जी, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। A case is going on between the ABC Limited and GST Department on claiming some exemption for the year 11-12. एक केस चल रहा है, एक कंपनी है और उसका जीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसके बीच में चल रही है। The court has issued the order on 15th April 2012 and rejected the claim of the company. कोर्ट ने क्या किया, जीएसटी डिपार्टमेंट के फेवर में दे दिया, कंपनी के एडवर्स दे दिया, खत्म हो गया भाई, कंपनी आपको टैक्स पे करना है। Accordingly, the company is liable to pay the additional tax. इसके हिसाब से कंपनी को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। The financial statement of the company for the year 11-12 have been approved on 15th May 2012. Should the company accounts for such tax in the year 11-12 or should its account for the same in the year 12-13? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया ये जो एडिशनल टैक्स आया है वो 11-12 में दिखाएंगे या नेक्स्ट ईयर 12-13 में दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। मेरी कंपनी और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने डिमांड की भाई इतना टैक्स भरिए, तो मैंने मना बोल दिया, हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में मैं केस हार गया, और जब मैं हार गया तब उसने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, इतना टैक्स भरिए। अब ये पूछा है कि कोर्ट का जो केस आया है ना, उसका रिजल्ट जो आया वो आया 50 अप्रैल 2012 को, तो ये 12-13 में कंसिडर होगा या 11-12 में होगा, आपको ये आंसर बनाना है। मतलब ये एडजस्टिंग होगा कि नॉन एडजस्टिंग होगा, सिंपल सा वर्ड बोल रहा है। तो अब समझिए, क्या 31 मार्च को अपने पास कुछ कंडीशन थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। कैसे थी कि 31 मार्च को हम जब हमको पता था हमने केस किया है, तो अपने फेवर में भी आ सकता है या अपने अनफेवर में जा सकता है। उस केस में हमको पता था ना, क्योंकि हमने केस तो हमने किया था, तो हमको पता था, तो कंडीशन एग्जिस्ट थी। जब कंडीशन एग्जिस्ट थी बेटा, तो ये कौन सा इवेंट हो जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट। इसका मतलब ये जो है वो कौन सी ईयर में आएगा, 11-12 में। कौन सी ईयर में आएगा, 11-12 में आपको दिखाना पड़ेगा टैक्स पेबल। ओके, तो यहाँ पे वही दे रखा है, देखिए, an event after the reporting period is an adjusting event if it provide evidence of a condition existed at the end of the reporting period. Here the condition is satisfied. Court order received after the reporting period provide the evidence of the liability existed at the end of the reporting period. Therefore, the event will be considered as an adjusting event and accordingly the amount will be adjusted in the financial statement for 11-12. तो यहाँ पे ये 11-12 में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह आगे आप देख सकते हो यहाँ पे, while preparing its financial statement for the year ended 31st March 2011, XYZ Limited made a general provision for bad debts 5% of its debtors. तो मेरी कंपनी मान लो उसने नॉर्मल प्रोविजन बनाया 5% on debtors. In the last week of Feb 2011, a debtors for 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. The loss was not covered by any insurance policy. तो मेरा एक डेटर्स था बेटा, उसके उधर आग लगी या जो भी अर्थक्वेक आया, तो उसके उधर आया और मुझे पता चल गया कि उसको भारी लॉस हो गया है और उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा पैसा डूबने के चांसेस है, ये मुझे पता चल गया। Considering the event of earthquake, XYZ Limited made a provision of 50% of the amount receivable from the debtors apart from the general provision of 5% on remaining debtors. तो इस हिसाब से मुझे लगा कि आधा पैसा डूबेगा, तो मैंने 50% का प्रोविजन 31 मार्च को बना लिया। इन अप्रैल 2011 द debtors become bankrupt. चलिए अप्रैल में एक महीने के बाद, 31 मार्च एक महीने के बाद क्या हुआ, वो बैंकक्रप्ट हो गया।
Can XYZ Limited provide for the full loss arising out of the insolvency of the debtors in the financial statement for the year ended 31st March 2011? ये पूछा क्या हम उसको पूरा कंसिडर करेंगे, मतलब क्या उसको मैं एडजस्टिंग इवेंट मानूं, क्या एडजस्टमेंट कर लूं क्या? तो आंसर इज यस। क्यों? क्या हमारे पास 31st मार्च को कंडीशन या सिचुएशन ऐसा अवेलेबल था? यस था ना बेटा, हमको पता था कि उसका अर्थक्वेक हो गया है और उसको लॉस हो रहा है, इसलिए हमने 50% का इवन प्रोविजन भी बना लिया। तो ऑब्वियसली कौन सा इवेंट होगा आपका? एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, डन। Would the answer be different in the earthquake had taken place after 31st March 2011 and therefore XYZ Limited did not make any specific provision in context that debtors and made the only general provision for bad debts 5% on total debtors? तो ये बोल रहा है कि मान लो जो अर्थक्वेक उसके उधर आया था वो कब आया था? 31st मार्च के बाद आया था, तब तो आंसर डिफरेंट होता है। रीजन बिकॉज क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना 31st मार्च को कि उसका कुछ डिफिकल्टी चल रही है, जब उसको हुआ ही नहीं था, जब कंडीशन था ही नहीं, तो दैट्स कॉल्ड नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। और अगर ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है तो अपने को कंसीडर नहीं करने का है बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में ये डिस्क्लोज कर लेते हैं कि भाई हमारा एक डेटर्स है और उसका इतना इतना पैसा डूब गया है या ये डूबने वाला है, जो भी है। ओके, दैट इज योर इलस्ट्रेशन 5। तो आप देख सकते हो, आंसर पढ़ सकते हो किस तरह से आपको लिखना है। नॉर्मली देखो, आंसर लिखने का सबसे सिंपल वे होता है कि देखिए ऐसे का आंसर ऐसा दे रखा है, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले लिखिए एप्लीकेबल इंडेस का नाम जो भी है, जैसे यहाँ पे इंडेस 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, देन प्रोविजन कि भाई क्या प्रोविजन होता है कि डू सिग्निफिकेंट इवेंट विच अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव। ओके, तो वो आप पूरा प्रोविजन लिख लीजिए। थर्ड में आप एनालिसिस कीजिए और उसमें बताइए कि ये क्वेश्चन और प्रोविजन का लिंक क्या है। ओके भाई, इस इन द गिवन केस ये भाई हुआ आपका, वो आप लिख दीजिए। एंड फाइनली आपका आंसर लिखिए, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। चलिए, तो ये आपका हो गया है। अब मैं आपको इसमें भी एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन जो है ना कम मार्क्स के लिए आता है, जैसे यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए और 4 उसमें ऑप्शन है ABCD, उस केस में आप ये सब में इतना बड़ा बड़ा लिखने का काम नहीं है, आप डायरेक्ट एप्लीकेबल इंडिया से एक बार लिख दीजिए क्योंकि सारे उसी के पार्ट है, और एक बार प्रोविजन लिख दीजिए और बस एनालिसिस और कंक्लूजन में सबके लिए अलग लिखिए। तो इस तरह से आप शॉर्ट में भी आंसर कर सकते हो। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। अ कंपनी हैज इन्वेंटरी ऑफ 100 फिनिश्ड कार ऑन 30th मार्च 2012। तो यहाँ पे 31st मार्च को कितनी इन्वेंटरी उनके पास है? 100 कार्स विच आर हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख ईच। एक का कितना कॉस्ट है? 4 लाख। ऑन 30th अप्रैल 2012 एज पर द न्यू गवर्नमेंट रूल हायर रोड टैक्स एंड पेनल्टीज आर टू बी पेड बाय द बायर फॉर सच कार। तो अब उनको ज्यादा टैक्स वैक्स देना पड़ेगा विच वर ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू कम, और उनको लग भी रहा था कि ऐसा आ सकता है। And hence the selling price of the car has come down and the demand for such car has dropped drastically. The selling price had come down to 3 lakh each. अब देखिए, अब कार की सेलिंग प्राइस यानी एनआरवी क्या हो गया? 3 लाख आ गई है आपके पास। The financial statement of the company for the year end 11-12 are not yet approved. अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। Should the company value of its stock 4 lakh each or it should value at 3 lakh each? Ignore estimated cost necessary to make for the sale. तो यहाँ पे बता रहा है बेटा, बताइए किस पे वैल्यू करोगे, जो सेलिंग प्राइस आने वाली एनआरबी की 3 लाख की वो वाली, या जो कॉस्ट थी 4 लाख की वो वाली। तो ऑब्वियसली हमको जब मैंने बताया था कि एस्टिमेट बेस पे एनआरबी होती है, और आपका अगर एस्टिमेट चेंज हो रहा है बिफोर द अप्रूवल तो हम उसको सही करेंगे। तो अभी राइट वाला कौन सा है? 3 लाख। तो ऑब्वियसली कौन सा लगेगा? 3 लाख। जो हमने स्टार्टिंग में 1+ का एग्जाम्पल ये था वो वाला ही है। ओके, चलिए ये आपका हो गया। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन 7। ABC Limited had purchased new machinery during the year 11-12. The asset was finally installed and made ready for use on 50th March 2012. ठीक है जी, आपका asset ready for use है, कब है? 50th March 2012. However, the company involved in installation and training, which was also the supplier, has yet submitted the final bill for the same. The supplier company sent the bill on 10th April 2012 when the financial statements were not yet approved. Should the company adjust the amount of capitalization in the year 11-12 or 12-13? तो बेटा ये पूछ रहा है किस में करेंगे, तो ऑब्वियसली ये हमको पता चल गया अप्रूवल होना बाकी है, तो इसको 11-12 में ही कंसीडर किया जाएगा, दैट इज योर एग्जिस्टिंग इवेंट। देख लेते हैं आंसर। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ट्रेडिंग ऑफ अ न्यू मशीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट परचेज। देयरफॉर even if the details are available after reporting period, they provide proof about the circumstances that existed at the end of the reporting period. Therefore, the cost of installation and the training will be considered for the capitalization in the year 11 and 12। इसका मतलब ये बेटा कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट। कौन सा हो गया? एडजस्टिंग इवेंट। चलिए फिर
ये देखिए स्पेशल केस की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो देख लीजिए, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था वही है। एबीसी लिमिटेड इन ऑर्डर टू रेज फंड has privately placed debenture of 1 crore on 1st Jan 2011 issued to PQR Limited. As per the original terms of agreement, the debenture are to be redeemed on 31st March 2019. तो बेटा 11 में इश्यू किया, 19 में रिडीम होगा, दैट इज अ लॉन्ग टर्म। One of the condition of the private placement of the debenture was that debt equity ratio at the end of the any reporting year should not exceed 2:1. बेटा कभी भी 2:1 से ज्यादा नहीं होगा। If the condition is not fulfilled, then PQR Limited has right to demand immediate redemption of the debenture. और नहीं हुआ तो वो सामने वाला बंदा क्या करेगा, redemption के लिए पैसे मांगेगा, बोलेगा हमारा redemption करो, पैसे दो। On 31st March 2016, तो देखिए 16 में 11 से 16 की बात कर रहा है, सीधा 16 पे आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो ऑफ एबी लिमिटेड एक्सीड 2:1। अब क्या होगा, डेट इक्विटी क्या होगा तुम्हारा 2:1 हो गया। देयरफॉर पीक्यूआर लिमिटेड डिसाइडेड टू रिटर्न द डिबेंचर। तो अब यह हो गया कि भाई सामने वालों को पे करना पड़ेगा अपने को डिबेंचर का पैसा। दस on 31st March 2016 the liability of ABC Limited towards PQR Limited which was originally a long term liability become a current liability। अब वो क्या हो चुका है, current liability हो चुका है। Since it is now a liability on demand, ओके तो अभी क्योंकि ये क्या है, अभी लाइबिलिटी ऑन डिमांड है। ये क्वेश्चन समझा क्या? तो अभी क्या था, आपका लॉन्ग टर्म लोन था, नाउ दैट बिकम अ करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन हो गया है, ठीक है, क्योंकि अभी वो कुछ टाइम में पैसा उनको पे करने का है। तो ये क्वेश्चन है। अब जरा सुनना आगे क्या हो रहा है। हाउ एवर एबीसी लिमिटेड एंटर इनटू अग्रीमेंट विद पीक्यूआर लिमिटेड on 15 April 2016 that PQR Limited will not demand the payment immediately. The financial statements are approved by the board of directors on 30 April 2016। तो अप्रूवल से पहले 30 अप्रैल से पहले उन डायरेक्टर लोगों ने बात की कि भैया अभी हमसे गलती हो गई, ये हो गया, कुछ भी हो गया, आप इमीडिएट पैसा मत मांगो, आप बाद में लेना। और वो अग्री भी हो गए, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। और अभी तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ नहीं है, ठीक है। तो 31 मार्च तक तो अपने पास वो एज ए करंट लाइबिलिटी दिखा रहा था क्योंकि पे करना था। बट बाद में कुछ इवेंट हुआ और ऑब्वियसली क्या हो गया, उस लोगों ने मना बोल दिया। तो ये पूछा कि क्या उसका एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब उसको एज ए करंट दिखाएंगे कि नॉन करंट दिखा देंगे वापस। Now, in such case, the liability is turning into demand liability on 31st March 2016. The agreement that PQ Limited will not demand the money immediate as a subsequent event. Even though it is a subsequent event not affecting the condition existed at the balance sheet date, yet because of the specific provision of Ind-AS 10, it has to be given effect in the financial statement for the year 2005 and 6. तो देखिए, ये देखिए इसने क्या बोला बेटा, ये बोला कि यहाँ पे कंडीशन 31 मार्च को तो थी नहीं कि वो मान जाएंगे, ठीक है, बाद में पता चला। बट स्पेशल प्रोविजन है आपका इंडिया 10 में, मैंने बोला था यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसके हिसाब से गोइंग कंसर्न और ये वाला, तो चाहे वो क्या था आपका नॉन एडजस्टिंग था, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग, और अपन क्या करेंगे, उसको एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी ही वापस दिखाएंगे। Accordingly, those as per the original terms, the liability would have been otherwise reclassified as a current liability as on 31st March 2006 by the giving effect to the event after the reporting period. Due to the specific provision of Ind AS, it would continue to be classified as a non-current liabilities as on 31st March 2006. In the other word, the reclassification of debenture as the current liabilities as of 31st March 2006 will be adjusted and once again classified as a non-current liabilities as at that date. तो यहाँ पे that is also a adjusting event, क्या बोलेंगे इसे, adjusting event, ठीक है। जैसे गोइंग कंसर्न में होता है ना, बस वैसे ही ये है, तो ये नॉन एडजस्टिंग, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग बोलेंगे। इस तरह गोइंग कंसर्न वाला अजम्पशन होता है, उस केस में भी क्या होगा, सेम होगा कि सर होता तो नॉन एडजस्टिंग है, फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। तो आप ये जो इलस्ट्रेशन 8 है आप उसको देख सकते हो, उसमें भी वही है कि गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो चाहे वो नॉन एडजस्टिंग है फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट। उसके बाद इलस्ट्रेशन 9 है आपका। In the plant of PQR Limited, there was a fire on 10th May 2011 in which the entire plant was damaged and the loss of 40 lakh is estimated. The claim with the insurance company has been filed and recovery of 27 lakh is expected. The financial statement for the year ending 31st March 2011 were approved by the board of directors on 12 June 2011. तो देखिए अब जरा सुनना, अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है और फाइल लगी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में मेरे हिसाब से दोनों लिखो। अगर आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है उस केस में तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसे एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे और वापस रीड्राफ्ट करेंगे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अदरवाइज दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए
ये क्या बोल रहा है कि अभी भी आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट मतलब अभी उनका मानना है कि वो चलेगा, कोई अभी गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने वाला अपना नहीं है, बिजनेस चलता रहेगा। उस केस में क्या बोलता है कि इवन आफ्टर द फायर नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, मतलब दैट इज योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टिंग क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं हो रहा है। उस केस में इन्होंने ऐसा माना है। चलिए, डिविडेंड के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि सर डिविडेंड जो होता है ना वो कभी भी एडजस्टिंग नहीं हो सकता, दैट्स ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। डिविडेंड हमेशा क्या होगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को कोई कंडीशन नहीं थी, हमको प्रॉफिट पता नहीं था, तो लायबिलिटी कैसे लेंगे डिविडेंड पे करने की। तो दैट्स ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट उसको नोट्स टू अकाउंट में आपको शो करना पड़ेगा एज पर जो आपका IAS 1 है उसके हिसाब से। ठीक है, IAS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से आप शो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ABC Limited declared the dividend on 15th July 2012 as a result of the year 11-12 as well as the Q1 ending 30th June 2012 are better than expected. The financial statement of the company are approved on 20th July 2012 for the financial year ending 31st March 2012. Will the dividend be accounted in the financial year 12-13 or it will be accounted for the year 11-12? तो obviously हम इसको अकाउंट कब करेंगे, 11-12 में सिर्फ क्या करेंगे अपन, नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, बस वही आंसर आपका। द डिविडेंड इज डिक्लेयर इन द ईयर 12-13, देयरफॉर द ऑब्लिगेशन टुवर्ड डिविडेंड डिड नॉट एग्जिस्ट एट द एंड date of reporting period, that is on 31st March 2012. Therefore it will be accounted for in the year 12-13 and not in 11-12। तो ये जिस साल आपने डिक्लेयर किया ना नेक्स्ट ईयर में, उसी में आपका होगा, काउंट होगा। जो प्रीवियस ईयर था उसमें सिर्फ आपको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करने का है। इवन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 11-12 वर approved after the declaration of dividend, it will however be disclosed in the notes in the financial statement for the year 11-12 in accordance with the Ind AS 1। ठीक है, इस तरह से आपका ये इलस्ट्रेशन 10 था कि डिविडेंड जो है ना वो दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग, बट सिर्फ नोट्स अकाउंट में आप दिखा दोगे उस साल के। बस इसी तरह आपका ये दे रखा है। डिस्क्लोजर क्या करने का है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई, ये डिस्क्लोजर आपको करने का है। उसके बाद यही है आपके डिफरेंट क्या है ES अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और इंड AS 10 में, तो ये आपको दे रखा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। बस ठीक है गाइस, तो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता ही है, 8 मार्क का आता है। तो आप ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। बात रही कोविड-19 के सर इफेक्ट की, तो मैंने आपको बताया है तो ऑब्वियसली दैट इज अ एग्जिस्टिंग इवेंट। ओके, और अगर आप मान लो उसको एस्टिमेट नहीं कर पा रहे उसके इफेक्ट को, तो आपको क्या करने का है, उसको डिस्क्लोज भी करने का नोट्स टू अकाउंट में। अदरवाइज दैट इज द एग्जिस्टिंग इवेंट। रीजन कि सर ये कोविड-19 जो आया था वो आया था फेब में। कब आया था? फेब में आया था आपका। अब फेब में सर आया था कोविड-19, तो 31 मार्च को ऑलरेडी कंडीशन एग्जिस्ट हो गई, बिकॉज फेब में आया था, हमको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना एफेक्ट होने वाला है उसकी वजह से। तो और आपका अप्रूवल अभी होना बाकी है। अप्रूवल अभी होगा, कब होगा? ऑब्वियसली जब भी होगा, मई जून में होगा तब होगा। और उससे पहले कुछ ऐसा इवेंट हो गया, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, तो वो सबको मिलाकर आपको एडजस्टिंग इवेंट में उसको देखने का है। अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपको नॉन एडजस्टिंग मांग के उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में क्या करने का है, डिस्क्लोज करने का है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे पास्ट एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आए ना उनकी बात करते हैं। तो जो नवंबर 19 का पेपर आया उसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, जो था आपका इंड AS 10 का। तो वो हम देखते हैं क्या था उसमें। डिस्कस विद द रीजन वेदर दिस इवेंट्स आर इन द नेचर ऑफ एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग एंड द ट्रीटमेंट नीडेड इन लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 10। ठीक है, तो अब इंड AS 10 के हिसाब से हमको इसका ट्रीटमेंट देने का है। The first one is your Moon Limited won an arbitration award on 25th April 2019 for 1 crore. From the arbitration proceeding, it was evident that the company is most likely to win the arbitration award. The director approved the financial statement for the year ending 31st March 2019 on 1st May 2019. The management did not consider the effect of the above transaction in the financial year 18-19 as it was favorable to the company and the award came after the end of the financial year। तो अब देखिए ये बोल रहा है भाई कि जरा सुनिए हुआ क्या
कि कंपनी का एक कोई केस चल रहा होगा और कंपनी के फेवर में आ गया वो अवार्ड का और कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैनेजर लोगों ने मना बोल दिया। वो बोलता है एक तो हमको ये पता चला कि अपने फेवर में आया, वो पता चला 25 अप्रैल को, ठीक है, तो ये आया ईयर एंड के बाद, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। और आपका अप्रूवल हुआ 1 मई को। तो अब ये बताइए क्या वो कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट थी कि नहीं थी? तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा थी। क्यों? क्योंकि आपके फेवर में आया, मतलब कुछ केस तो चल ही रहा होगा ना, आपको लग तो रहा ही होगा ना 31 मार्च को। जी सर, वो तो लग ही रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि 31 मार्च को हमको कुछ लग रहा होगा कि भाई अपने केस किया है और मोर लाइकली बोला है, मतलब विन की चांसेस हाई है। तो और आप बाद में आप जीत गए, तो मतलब आप बाद में जीते, इसका मतलब चीज तो पहले से चल रही थी ना। तो 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट थी। तो अगर 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट थी और बाद में आप जीत गए और आपके फेवर में आ गया, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दोनों इवेंट को कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे फेवर में आया फिर भी हम उसको कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट। ओके। और ऑब्वियसली अभी अप्रूवल होना बाकी है, तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे और अपन इसको दिखा देंगे। तो ये देखिए आंसर दे रखा है, ये रहा फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट का एडजस्टिंग इवेंट, it is an adjusting event as it is the settlement after the reporting period of a court case that confirmed that the entity had a present obligation at the end of the reporting period. Even though the winning of award is favorable to the company, it should be accounted in books as receivable since it is a adjusting event. तो बेटा फेवरेबल है फिर भी हम उसको क्या दिखाएंगे? एडजस्टिंग इवेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी तरह सेकंड में दे रखा आपको। देखिए सेकंड में क्या है, जूम लिमिटेड हैज अ ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ मोबाइल टेलीफोन। ठीक है, एक जूम लिमिटेड कंपनी है, उसका बिजनेस का है मोबाइल टेलीफोन का। द कंपनी हैज परचेज्ड 1000 मोबाइल फोन एट 5000 ईच ऑन 50th March 2019. The manufacturers of the phone had announced the release of new version on 1st March 2019, but had not announced the price. Zoom Limited has valued inventory at a cost of 5000 each at the year ending 31st March 2019. Due to arrival of a new advanced version of mobile phone on 8 April 2019, the selling price of the mobile stock remaining with the company was dropped at 4000 each. The financial statement of the company valued mobile phone at 5000 each and not the value at 4000 less expenses on sale, as the price reduction in the selling price was effected after 31st March 2019. बेटा ये सेम एग्जांपल है जैसा अपन ने वन प्लस का लिया था वो वाला ही। तो यहाँ पे पहले प्राइस 5000 थी, फिर न्यू वर्जन आया, उसकी प्राइस कितनी हो गई? 4000 हो गई। तो ये बोल रहा उन्होंने जो वैल्यू किया है वो 5000 पे किया है, दैट्स रॉन्ग। बिकॉज अभी इसका एनआरबी जो है वो कितना हो गया है? दैट इज 4000। तो अपने को कितने पे वैल्यू करना था? 4000 पे। तो देख लेते हैं आंसर। एडजस्टिंग इवेंट क्या है? ये आपका एडजस्टिंग इवेंट। वाई? द सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मे गिव एविडेंस अबाउट their net realizable value at the end of the reporting period. Hence, it is an adjusting event as per the Ind AS 10. Zoom Limited should value its inventory at 40 lakhs. That is 4000 के हिसाब से. Hence, appropriation provision just must be made for 15 lakh. ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। चलो आगे चले। There as an old due from a debtor amounting to 40 lakh against whom insolvency proceeding was instituted prior to the financial year ending 31st March 2019. The debtor was declared insolvent on 50th April 2019. तो ये वही हो गया जैसे मैंने आपको बोला था कि डेटर्स के ऊपर आपको डाउट था, तो आपने ऑलरेडी उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ली थी। एंड अब क्या हो गया? वो डेटर्स क्या हो गया है? आपका बैंक करप्ट हो गया है, उसमें बैड डेब्ट्स हो गया है। तो ऑब्वियसली दैट इज द एडजस्टिंग इवेंट, हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आंसर देख लेते हैं। थर्ड वन इज योर एडजस्टिंग इवेंट। As per India's 10, the receipt of information after the reporting period indicating that an asset was impaired at the end of the reporting period or that the amount of a previously recognized impairment loss for that asset need to be adjusted. The bankruptcy of a customer that occurs after the reporting period usually confirm that the customer was credit impaired at the end of the reporting period. बोलिए समझ में आया ये वाला? तो ये था आपका थर्ड। तो क्या होगा? ये एडजस्टिंग इवेंट। द लास्ट वन, assume that the subsequent to the year end and before the financial statement are approved, the company management announced that it will restructure the operation of the company. Management plans to make significant redundancies and to close a few divisions of the company business. However, there is no formal plan yet. Should management recognize a provision in the books if the company decided
decides subsequent to end of the accounting year to restructure its operation। तो देखिए ये तो बाद में आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज अ नॉन एग्जिस्टिंग, हमें नॉन एग्जिस्टिंग के एग्जांपल में भी ये था आपका पॉइंट। तो देखिए क्या आंसर दे रखा है, दैट इज योर नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। ठीक है गाइस, तो आप पढ़ लेना इसको। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा अभी तक जो हमने किया है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल देख लिए, सारे इलस्ट्रेशन देख लिए, तो जितना हो सकता हमने किया है। अगर आपको फिर भी कुछ एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। साथ में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं उनको भी बताइए। एंड आपको कैसा वीडियो लगा, मतलब जो मैंने पढ़ाया कि आपको समझ में आया है यहाँ पे, तो कमेंट करके भी बता सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कौन से इंडेक्स पे चाहिए, आप मुझे बताइए। देखते हैं फिर अपन कुछ करते हैं उसका। तब तक के लिए अलविदा।